स्टूडेंट्स देख लेते हैं। होमवर्क तो दिया था, पहले वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। होमवर्क में रेस से करते हैं स्टार्ट। रेस कौन सी दी थी? नहीं दी थी रेस। वैसे आपके बैच में कहां तक हुआ? 27 रेस हुई है, 28 27 हुई है, 40 टोटल है ना। तो चलो अभी फिलहाल जो अपन को करना था, अच्छा सीट में देख लेते हैं ना, सीट को दिया होगा। एंथ्रोस की सीट में आयनिक इक्विलिब्रियम में एक्सरसाइजेस। तो बताओ भाई, S2 में दिया था। ओके, S1 में पहले कुछ पूछना है किसी को? शायद हो ही गया था पूरा, खाली इंडिकेटर छोड़ के बच गया। 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन बचे। S2 में 6-7 की दिए तो उसके बाद शायद 7 to 13 दिया है। ओके बताओ, 13th वाला, 10th वाला, 12 वाला, 12th एंड 13th दो क्वेश्चन है। एक SCN KH वाला है और दूसरा है HA SCL और NaOH। ठीक है, तो देख लेते हैं बच्चों। 12 नंबर क्वेश्चन पहले। 10 ml 0.1 मोलर वीक एसिड KH 10⁻⁵ mixed with 10 ml 0.2 molar HCl and 10 ml 0.1 molar NaOH। तो बेटा देखो, इसमें दो एसिड हैं एक कंटेनर में। 10 ml सॉल्यूशन में दो एसिड हैं। ओके, 10 ml 0.1 मोलर एसिड HA और दूसरा है 10 ml 0.2 मोलर HCl। और ऐड करके आ गया एक और, अच्छा एक और बेस भी ऐड किया हुआ है, 10 ml 0.1 मोलर NaOH नहीं। और दोनों तीनों को मिला दिया होगी कंटेनर में और मुझे A- की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बेटा इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये बेस और एसिड की रिएक्शन होगी और ये साफ साफ लग रहा है कि जो स्ट्रॉन्ग बेस है ना, वो स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्शन करेगा। इसका 1 मिलीमोल है, इसका कितना हुआ? 2 मिलीमोल। तो 1 मिलीमोल तो इसमें खत्म हो गया, एक बच जाएगा इसका मिलीमोल HCl का। तो इसमें अगर मैं देखूं तो एक तो HCl की कंसंट्रेशन, एक HA की नई कंसंट्रेशन क्या होगा मिक्सिंग के बाद। तो 1 मिलीमोल है इसका, डिवाइड बाय वॉल्यूम 30, 1/30 कैपिटल एम, ये भी 1/30 कैपिटल एम। ये समझ में आया? वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी, मोल्स इसके आ गए मिलीमोल्स और वॉल्यूम टोटल से 30 से डिवाइड कर दिया। अब कंटेनर में एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक वीक एसिड, दोनों की कंसंट्रेशन सेम जोन में है, तो फिर आप सिंगल डबल एरो करके कर लेंगे, है ना, है ना। ठीक है, और जो 13 क्वेश्चन की बात हो रही है उसमें HCl और KOH की रिएक्शन है 1.5 मोलर और 0.5 मोलर और न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ HCl एट इक्विलिब्रियम? तो बेटा यहाँ पर हाइड्रोजन साइनाइड है और उसकी रिएक्शन करवा दी गई KOH के साथ, तो क्या बनेगा? KCN प्लस H2O। ठीक है, तो 150.5 मोलर, तो ये हो जाएगा 150 इंटू 0.5 और ये हो जाएगा 1.5 मोलर इंटू वॉल्यूम। अच्छा, इक्विवेलेंस पॉइंट पे बोल रहा है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। तो बेटा इसमें क्या है, देखो मोलैरिटी 3 गुना, तो वॉल्यूम 50 ml लोगे ना, क्योंकि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब दोनों खत्म करना है। तो ये कितना हो गया? 75 मिलीमोल, ये भी 75 मिलीमोल, दोनों खत्म हो जाएंगे, ये 75 मिलीमोल बनेगा। कंटेनर में क्या हुआ? HKCN कितने मिलीमोल? 75, टोटल वॉल्यूम कितना? 200। ठीक है, ये मोलैरिटी हो गई, है ना। कंटेनर में केवल ये प्रेजेंट है अब, और ये है क्या? सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का। अपन ने कहा है जब भी आए एसिड बेस रिएक्शन करवा दो, करवाने के बाद सोचो क्या करना है।
तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या शॉर्टकट वैलिड होगा, पहले भी चेक कर लेते हैं इसमें। तो KH/C चेक कर लेते हैं। तो KH हो गया 10⁻⁻14 अपॉन इसका KE है 10⁻�9 के ऑर्डर का, और कंसंट्रेशन है 3/8 की, 3/8 की। शायद शॉर्टकट तो वैलिड लग ही रहा है मुझे। ठीक है, शॉर्टकट तो वैलिड है। तो मैं पीएच का फॉर्मूला, मोलैरिटी ऑफ HCl निकालना। अच्छा, तो पीएच निकालने का मतलब नहीं है, क्योंकि HCl की मोलैरिटी निकालनी है आपको। तो इसमें क्या करना चाहिए, हम एक काम करते हैं, हम देखते हैं हाइड्रोलिसिस में HCl कहाँ आए, क्योंकि कंटेनर में तो CN माइनस है। तो उसकी जब हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमें पता है क्या बनता है, HCN और OH आयन। तो बेसिकली जितना ये होगा उतना ये भी प्रेजेंट होगा। तो जितना OH आयन निकाल ले उतना ही HCl की कंसंट्रेशन आनी चाहिए। ठीक है, तो OH आयन की क्या होता था, जैसे हम लोग डिराइव करते थे C1-H लेते थे, उसको लिखते थे CH और इसको भी CH। तो C इंटू H निकालना है मुझे। ठीक है, तो OH आयन निकाल लेंगे रूट की H इंटू C, और फिर उतना ही HCN हो जाएगा। ठीक है, कुछ और किसी को S2 में? फिर आगे क्या दिया था होमवर्क, O2 O1 दिया था। बताओ भाई O1 में क्या पूछना चाहते हो? O1 नहीं दिया है, अच्छा O2। ओके, O2 में कुछ पूछना है किसी को, जो भी क्वेश्चन दिए थे? 5 नंबर, 5 नंबर में क्या कहानी है भाई? अच्छा, pH of solution at first 1/4 equivalence point of Na2CO3 when titrated with HCl। तो बेटा क्या है, Na2CO3 जब HCl से टाइट्रेशन होगा तो पहला इक्विवेलेंस पॉइंट का 1/4 एट फर्स्ट 1/4 इक्विवेलेंस पॉइंट। थोड़ा सा लैंग्वेज में हो सकता है कंफ्यूजन लगे, लेकिन हाँ एक्चुअल में क्या, ये 2 स्टेप का इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा। पहले में NaCO3 बनेगा, और फिर अगर फर्दर HCl बचा तो वो फर्दर H2CO3 में कन्वर्ट करेगा इसको। मैंने तो पहले एक Na हटाया। भाई होता क्या ना, कोई पता है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड कैन रिप्लेस वीक एसिड फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को उसके सॉल्ट से अलग कर देगा। ये वीक एसिड का सॉल्ट है, ये भी हमें पूरा सिंगल एरो सेक्शन करवानी होती है। और कह रहा है 1/4 इक्विवेलेंस पॉइंट पे सोचो, तो करना क्या होगा इसमें कि, अच्छा डेटा कुछ है नहीं तो मान लेते हैं इसका A था, A मोल। तो 1/4 इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब इसका आपने A/4 पार्ट नहीं लाया होगा, ये खत्म हुआ होगा, ये 3A/4, और ये कितना बन रहा होगा, A/4। तो कंटेनर में क्या प्रेजेंट है, NaSO3 और Na2CO3 का कॉम्बिनेशन। ये दोनों कॉम्बिनेशन क्या देगा मुझे, एसिडिक बफर। ये एसिडिक बफर है। तो pH इक्वल टू pKa, pKa कौन सा Ka लेंगे, Ka2। HCO3 माइनस से कार्बोनेट आयन पर ध्यान दो, तो Ka2 आइए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट, नीचे हो जाएगा HCO3 माइनस की कंसंट्रेशन, ऊपर कॉन्जुगेट बेस उसका कार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन। तो कार्बोनेट आयन हो गया 3A/4, तो ये प्लस लॉग 3 आ जाएगा, जो pKa2 है जो भी। ठीक है, आगे बताओ कुछ और। O1 में, O2 में सॉरी। फिर उसके बाद जे मेंस दिया था 19 नंबर। 19 में क्या है भाई कहानी, हाँ 25। देखता हूँ मैं O2 में जो क्वेश्चन नंबर कौन सा, 25 वाला। 25 में किसको मिलाना चाह रहे हो, कॉलम 3 का सेकंड बफर सॉल्यूशन। अच्छा, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी पढ़ाया नहीं है मैंने बेटा। मैक्सिमम बफर कैपेसिटी आज पढ़ा था मैं। बफर कैपेसिटी लास्ट में होता है क्या है, बफर कैपेसिटी मैक्सिमम तब होती है जब एसिड और मतलब दोनों ही कंसंट्रेशन सेम हो जाए। सबसे अच्छा बफर कब बनता है, ये दोनों बराबर हो जाए। तो ये पूछ रहा है मैक्सिमम बफर कैपेसिटी का मतलब उस ऑप्शन को चॉइस करना है उसमें बफर बने और जो एसिड है और कॉन्जुगेट बेस है इनकी कंसंट्रेशन सेम हो। तो उसको उसमें लिखा है, बस मैं लिखवा दूंगा आज। बी वाला पार्ट इसका, तो बी वाले में क्या है, एसिटिक एसिड है 0.1 मोलर 1 लीटर, और HCl है 0.1 मोलर 1 लीटर। तो बेटा तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक वीक एसिड का कॉम्बिनेशन लग रहा है मुझे, और दोनों को मिक्स किया तो वॉल्यूम डबल हो गई, कंसंट्रेशन आगे भी कर दी।
और फिर एक को सिंगल एरो एक को डबल एरो से ब्रेक किया। एक स्ट्रॉन्ग एक वीक का कॉम्बिनेशन है ना बी पार्ट। चलो तो देखो इसमें क्या है, HCl और एसिटिक एसिड है, और HCl को मैं सिंगल एरो से ब्रेक कर दूंगा और एसिटिक एसिड को डबल एरो से। तो यहां पर 0.1/2 कैपिटल एम आ जाएगा, और ये भी हो जाएगा 0.1/2 माइनस एक्स, एक्स और एक्स ये जगह एक्स प्लस 0.1/2। अब मुझे पीएच निकालना है और राइट हैंड साइड कुछ देखना है। तो के 10⁻5 का ऑर्डर का है, तो एक्स इग्नोरेबल हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो के हो जाएगा 10⁻⁻5 इक्वल टू एक्स प्लस 0.1/2 इंटू एक्स अपॉन 0.1/2 माइनस एक्स, और ये एक्स इग्नोरेबल आएगा। ये तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁻5। तो पीएच निकालना है, एच प्लस कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 0.1/2 है ना, और ये इग्नोरेबल है, तो इससे मेरे ख्याल से आंसर आना चाहिए, है ना। 1/20 एच प्लस आ गया, लॉग 20 हो गया 1.3, ये हो जाएगी। कुछ और किसी को, जे मेंस में 19 नंबर, ओके जे मेंस का 19 नंबर। 3 ग्राम एसिटिक एसिड, अच्छा 250 ml 0.1 मोलर HCl में ऐड किया गया, 500 ml बनाया गया, 20 ml को लेके इतना NaOH चाहिए, pH ऑफ सॉल्यूशन इज। अभी कौन से सॉल्यूशन की pH बोल रहा है, फाइनल। तो 20 ml ऑफ द सॉल्यूशन 1/2 इतना मोलर NaOH एडेड। तो 20 ml की बोल रहा है कि 20 ml की बोल रहा है ऐसा। अच्छा भाई चलो, 20 ml का हमें सोचना है ना, 20 ml के बारे में। चलो तो बेटा पहले तो हम ये देख लेते हैं, 3 ग्राम एसिटिक एसिड 250 ml में था, और 0.1 मोलर भी 250 ml में है, तो 500 ml फिर 20 ml। ओके, तो एक काम करते हैं, 500 ml के अंदर, है ना, हम एक काम करते हैं, 3 ग्राम CH3COOH है ना, 3 ग्राम मिलाया कि 250 ml पानी मिला दिया गया, तो 3 ग्राम तो एसिटिक एसिड होगा ना, और HCl के मोल्स निकाल लेते हैं, 250 ml 0.1 मोलर। तो HCl के मोल्स कितने हो गया, 250/1000, वॉल्यूम इन लीटर इंटू 0.1, 0.025, हाँ है ना। किस पे मर्डर केस आ गया, मर्डर केस चला रहे तुम फ्रेंड में बैठ के, होने आगे तो वेब सीरीज देख रहे हो क्या, मर्डर केस चल रहा है, मर्डर केस चल रहा है, पंखा नहीं चला तो मर्डर केस चला गए, कुछ समय हो गया गर्मी से तो उससे मर्डर केस चलेगा। अच्छा अच्छा, तब तो ठीक है, तो बनता है मर्डर केस पंखे की वजह से। ओके तो ये 250 ml 0.25 हुआ, ये ठीक है ना, इतने मोल्स हो गए एनसीएल के। अब बेटा 500 ml में से 20 ml निकाला गया है, नहीं 20 ml निकाला गया, तो उसमें बेटा एसिटिक एसिड के मोल्स कम निकलेंगे ना, और इसके मोल्स भी कम हो जाएंगे, तो बहुत कम कम आ जाएगा। बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, तो मतलब पेशेंस के साथ करते जाओ तब होगा, सही है। चलो देखो 500 ml में 3 ग्राम है, तो यहाँ पे कितना एसिडिक एसिड होगा मोल्स, है ना, या मोलैरिटी निकाल के यहाँ की मोलैरिटी निकाल ले, मोलैरिटी तो वही आएगी,
मोलैरिटी वही आएगी। चलो मोल से देखते हैं। चलो तो 3/3 ग्राम था 500 ml में, 30 ml में कितना होगा? 3/50 × 20, तो 3/25 ग्राम इसका है। और HCl के कितने मोल्स आएंगे? मोल्स है ना, HCl के 0.025 था ना, वो था 500 में × 20, ठीक है 25 हो गया। ये कितने आ गए? 10⁻³ है क्या? इसका मोल से मास से मोल्स निकाल लूंगा। 3/25/60, ये 20 हो गया। 25/20 कितना आ जाएगा? 1/25 × 20 मोल्स, 500। 1/500 मोल्स इसके आ गए। करना क्या था मुझे इसमें? NaOH से रिएक्शन करवा दी गई है ना, तो NaOH किससे रिएक्शन करेगा? पहले एसिड से, HCl से। तो HCl और NaOH की पहले रिएक्शन करवा देते हैं। ये क्या बन जाएगा? NaCl + H2O। HCl के मोल्स हैं 10⁻³ मोल्स, और NaOH के मोल्स कितने हो गए? 2.5 × 10⁻³ मोल्स। हाँ नहीं, मैंने स्थिर दिया ना, ठीक है। तो 1.5 बच गया। अब ये जो बचे हुए मोल्स है, उनकी बेस बच गया, वो एसिटिक एसिड से रिएक्शन करेगा। तो यहां पर ये हो गया, कितने मोल्स हो गए? ये कितने आ जाएंगे देखो? 10⁻³ 2 10⁻³ शायद क्या? तो ये 2 10⁻³ मोल्स हैं। ये 1.5 10⁻³ मोल्स हैं। ये खत्म। ये कितना होगा? 0.5 10⁻³ ये 1.5 10⁻³ बफर है। बफर पी के + log 3 करके कर। ठीक है, कुछ और किसी को थ्योरी में आए फिर क्या इंडिकेटर की? तो बेटा हम लोग, हाँ मैंने कहा फिर चार्ट बना के लेकर आने को। ठीक ठीक है, नोट कर लो। बना ली चार्ट? चलो बढ़िया है। अरे बीच में ब्रेक तो था, तो बदला बना लिया होगा, पहले बना लिया था। कुछ लोग नहीं बनाया होगा पक्का, यकीन है मुझे, है ना? याद ही नहीं रहा होगा आप लोगों को। चलो ठीक है, अगर नहीं बना वो स्पेस छोड़ दे, या देख लो चाहो तो ये भी बना लो यहीं पर 1-2 मिनट में। देख लो बना लो, आधा मिनट ले लेता हूँ, ये बना लो इसको। तो इंडिकेटर, उनका पीएच रेंज और कलर कहां से कहां चेंज होगा, एक बार मैं समझा देता हूँ उसके बारे में, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना? तो पेज नंबर किस पे था वो? 179 पे, 179 पेज नंबर पे तो बना हुआ है इंडिकेटर में कौन कौन से इंडिकेटर है, उनके रेंजेस क्या क्या है। है ना? तो उसको बना लो, 2 मिनट दे रहा हूँ, कर लो। इसमें कितने कॉलम है? इसमें 4 हैं। एक तो पीएच रेंज है, कलर है, और PKIN। हालांकि इसमें बस हल्का सा तुम्हें करना क्या है ना, तुम्हें पूरी रेंज एग्जैक्ट नहीं पता होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेट। जैसे कि नॉफ्थलीन है, 8 से 10 की रेंज है। मिथाइल ऑरेंज है तो शायद उसकी 3 से 5 की रेंज है। तो वो हल्का सा एक रफ आइडिया होना चाहिए कि इस रेंज पे है वो। एग्जैक्ट कोई डेटा डेटा वाइज आपको एग्जैक्ट वैल्यू कुछ नहीं याद रखनी है ना? आप एक अप्रोक्सीमेट आइडिया रखेंगे बस इसमें कि भाई इस रेंज के आसपास इसका कुछ वैल्यू है। मैं भी समझा देता हूँ आपको, है ना? पहले आप नोट बना लो इसको, तो लोग नहीं बना के आए हैं। PKIN भी नहीं याद करना, केवल कलर। क्यों? हम तो कलर ही मना कर दिया करते थे पहले भी, कलर भी मत याद रखो। लेकिन मेंस में क्वेश्चन आया कलर पे, तो अब क्या करा जाएगा? आप याद करने को कर लो।
वरना कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, कभी 20-25 साल में एक बार कलर आया है, वो भी मेंस में बहुत सारे पेपर बनते हैं, वो प्रॉब्लम है, वही चक्कर हुआ था। कब करूँ मैं इसको? बस 6 क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, अब देखना है यहाँ पर प्रीवियस क्लास में जो हम लोगों ने इंडिकेटर समझाया था, है ना, सुनना ध्यान से। जो इंडिकेटर हमने समझाया था, उसमें हमने ये कहा था कि इंडिकेटर आर वीक एसिड और वीक बेसिस। इंडिकेटर्स आर वीक ऑर्गेनिक एसिड या वीक ऑर्गेनिक बेसिस। इसमें जो इंडिकेटर का जो एसिडिक पार्ट है उसका कलर अलग होता है, और जो बेसिक पार्ट है या कि जो आयनाइज्ड होता है पार्ट, उसका कलर डिफरेंट है, और अनआयनाइज्ड पार्ट का कलर डिफरेंट होता है। मैंने आपको कुछ ऐसा समझाया था कि HIN है वो H+ और IN-, ये हो गया अनआयनाइज्ड पार्ट और ये हो गया आयनाइज्ड पार्ट। इसका कलर मान लो येलो है तो इसका कलर बिल्कुल अलग सा रेड है। तो जब एसिडिक सॉल्यूशन होगा, कंटेनर में H+ आयन ज्यादा होंगे, तो H+ आयन ज्यादा होने की वजह से रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। बैकवर्ड जाने की वजह से ये पार्ट डोमिनेट करेगा और मुझे सॉल्यूशन का कलर येलो नजर आएगा। जब मेरे पास कंटेनर में बेसिस ज्यादा है, आयन ज्यादा है, यानी कि OH आयन ज्यादा आ जाएगा, तो यानी ये H+ आयन घटेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, यानी IN- डोमिनेट करेगा और मुझे सॉल्यूशन का कलर रेड नजर आएगा। लेकिन मैंने ये कहा था कि हमारी आई इतनी सेंसिटिव नहीं है कि छोटे छोटे कलर चेंज देख पाए। हमें सॉल्यूशन का कलर या तो पूरा पूरा येलो नजर आएगा या पूरा पूरा रेड नजर आएगा, बीच में नजर नहीं आता। तो मुझे सॉल्यूशन का कलर HIN के कलर जैसा नजर आएगा जब इसकी कंसंट्रेशन कम से कम 10 टाइम्स उससे ज्यादा हो, और मुझे सॉल्यूशन का कलर IN- जैसा नजर आएगा जब इसकी कंसंट्रेशन 10 टाइम्स हो दूसरे आयन से या उससे ज्यादा हो, तो नॉर्मली कलर नजर आता है। लेकिन जो रेंज है वो जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट 2 हो। हमने तो देखा pH = TKIN +-1 होता है नॉर्मली, लेकिन रेंज थोड़ी ज्यादा घट बढ़ सकती है। मान लो किसी की रेंज हो सकती है 2 से ज्यादा 2.3 के आसपास हो, किसी में 1.7 हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन इंटेंसिटी ऑफ कलर, कलर की इंटेंसिटी वगैरह पे डिपेंडेंट होती है चीजें। नॉर्मली 2 के आसपास का रेंज रहता है। तो जैसे हम लोगों ने वो टेबल बनाया, उसमें आप देखो कई सारे इंडिकेटर लिखे हैं, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, लिटमस, फिनॉल रेड और फिनोप्थिलीन। तो इसमें सबकी एक रेंजेस गिवन है। आप नोटिस करो कि सबसे ऊपर साइड मिथाइल ऑरेंज है और उसकी रेंज 3 से 5 या 4.5 जो भी है। कितना कितना रेंजेस मैं पढ़ देता हूँ, 3.2 से लेके 4.5 के बीच। मिथाइल और रेड की रेंज है 4 से 6 के बीच, यानी 4.5 से 6.5 के बीच। लिटमस 5.5 से 7.5, फिनॉल रेड 7 to 8.5 करीब करीब, और फिनोप्थिलीन 8 से 10 के बीच की रेंज है। अच्छा, पिंक जो कलर नजर आ रहा है ना, वो होता है, कैसे फिनोप्थिलीन एग्जांपल लेता हूं, तो फिनोप्थिलीन में जो कलर है, पीएच जब सॉल्यूशन की 8.3 के नीचे होगी, 8.3 के नीचे तो मुझे सॉल्यूशन नजर आएगा कलरलेस, और 10.5 के ऊपर होगी तो वो पिंक नजर आएगा। बीच में क्या है, सॉल्यूशन जब सॉल्यूशन का जो पीएच है वो मान लो कभी अगर 9 आ गया तो उसमें हमें कमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या सॉल्यूशन है वहां पर। तो वो हमारे पास कलरलेस और पिंक जो कलर होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये वैल्यू है। उसके अलावा एक और नीचे लिखना है इसमें, हालांकि अपनी सीट में नहीं गिवन है, लेकिन आप लिख लो थायोमिल ब्लू। फिनोप्थिलीन के नीचे लिखना है एक और इंडिकेटर, थायोमिल ब्लू। इसकी जो पीएच रेंज है ना, वो आप लिख लेना 1.2 से 2.8 पीएच रेंज है, ठीक है ना। और इसका जो कलर होता है वो होता है येलो टू ब्लू, येलो टू ब्लू, है ना। उसका पीक आयरन की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, तो मत लिखना, खाली ये लिख लो, कलर इसका ये रहता है, ठीक है। इसको वैसे तो तुम्हारे सीट में गिवन नहीं है, इसको हम ना भी लेते तब भी काम चलता, लेकिन वर्किंग ऑफ इंडिकेटर, इंडिकेटर काम कैसे करता है उसको समझाने में थोड़ा ये काम आ जाता है हमें ना, वरना फिर थोड़ा मुश्किल होती है समझने में, ठीक है। येलो टू ब्लू। अच्छा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है वो है मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन, इस पर थोड़ा फोकस करना है। बाकी इंडिकेटर में
इतना कोई इंपॉर्टेंस अगर नहीं है। एक तरीका है याद रखने का, मिथाइल वाले जो दोनों है ना वो 7 के नीचे हैं, उनकी रेंज एक 3 से 5, एक 4 से 6, ऐसा कुछ रेंज है। मिथाइल वाले दोनों नीचे, और जो फिनॉल वाले हैं वो दोनों 7 के ऊपर है। एक का 7 से 8.5 है और एक का 8.3 से 10 के आसपास की रेंज है। ठीक, तो फिनॉल वाले दोनों ऊपर और मिथाइल वाले दोनों नीचे, लिटमस बीच में है। ठीक है, फिर थायराइड ब्लू तो काफी नीचे की तरफ है। अब ये काम कैसे करता है भाई, हमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि बीच में तो ब्लाइंड स्पॉट आ गया, हम 8.3 से 10 के बीच में तो कलर चेंज देख ही नहीं पा रहे हैं, इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या कलर चेंज होगा। तो उसको कैसे ओवरकम किया जाता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, वर्किंग ऑफ इंडिकेटर क्या होता है, उसको देखते हैं। तो हेडिंग डालना वर्किंग ऑफ इंडिकेटर, वर्किंग ऑफ इंडिकेटर, वर्किंग ऑफ इंडिकेटर। तो एक क्वेश्चन को थोड़ा समझा रहा हूं मैं आपको, मैं तो थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। तो आप क्वेश्चन लिखना है इसमें, वर्किंग ऑफ इंडिकेटर। क्वेश्चन है, या आप ऐसे वर्किंग ऑफ इंडिकेटर लिखा ना, उसमें आप ए पार्ट लिखो, ए पार्ट लिखो, टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। इसके लिए इंडिकेटर कौन कौन से सुटेबल है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो उसमें एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, क्वेश्चन लिखना, 50 ml 50 ml 0.1 capital M HCl, 50 ml 0.1 capital M HCl is titrated with 50 ml 0.1 capital M HCl is titrated with 0.1 capital M NaOH, is titrated with 0.1 capital M NaOH. Full stop. Calculate pH. Calculate pH when volume of NaOH added is. Calculate pH when volume of NaOH added is. Volume of NaOH added is. A part 0 ml. B part 40 ml. C part 49 ml. D part 49.9 ml. E part 50 ml. और लास्ट पार्ट 50.1 ml, 50.1 ml। देखो मैं करके दिखाता हूं इसमें, 50 ml 0.1 कैपिटल में HCl है और 0.1 मोलर NaOH ऐड किया गया। देखो यहां कंटेनर में क्या प्रेजेंट है, 50 ml 0.1 मोलर HCl है, और बाहर से मैं ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या ऐड कर रहा हूं, NaOH। ठीक है, और NaOH की भी मोलैरिटी कितनी ली गई है, 0.1 कैपिटल। अब बेटा जब तुमने HCl ऐड ही नहीं किया, NaOH ऐड ही नहीं किया, 0 ml NaOH एडेड। अगर तुमने NaOH ऐड ही नहीं किया तो सॉल्यूशन की पीएच बतानी है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, जैसे मेरे पास NaOH अगर नहीं एडेड है तो HCl है, कितनी कंसंट्रेशन का, 0.1 कैपिटल है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो पीएच कितनी आ गई इसकी, 1 है ना, पता ही है, माइनस लॉग। बी पार्ट कितना ml ऐड कर दिया, 40 ml NaOH एडेड। जब आपने 40 ml NaOH उसमें मिला दिया, एसिड बेस रिएक्शन करवाएंगे, तो HCl प्लस NaOH क्या दे देगा, NaCl प्लस H2O। एक्वस नहीं लिख रहा, एक्वस तो रहेगा इसे। तो इसमें रहा 50 ml 0.1 मोलर, तो 50 इंटू 0.1, और इसमें था कितना, 40 ml और 0.1 मोलर का। एसिड बेस रिएक्शन करवानी है अपन को। ये 4 मिलीमोल हो गए, ये 5 मिलीमोल है,
ये खत्म हो जाएगा, ये 4 मिलीमोल बनेगा, पानी से मतलब नहीं है, ये कितना 1 मिलीमोल बच गया। अब कंटेनर में क्या प्रेजेंट है, HCl कितनी कंसंट्रेशन का, 1/90, 1/90 मोलैरिटी का HCl है। तो कंटेनर, क्योंकि NaCl तो पानी है, उससे मतलब ही नहीं, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग का सॉल्ट है, pH 7 ही होती है उसकी। तो कंटेनर में अगर इतनी मोलैरिटी का HCl, तो मैं H+ निकाल के पीएच निकाल सकता हूँ। तो पीएच कितना हो जाएगा इसमें, -log 1/90, ठीक है, तो ये log 90 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log 90, log 90 हो गया, log 9 + log 10, log 10 हो गया 1, log 9 हो गया 2 log 3, तो 2 × 0.477, 0.95, 0.94, ये अप्रोक्सीमेटली 1.95 के आसपास आने वाला है, ठीक है ना। log 10 + log 9 करना, उसको सॉल्व कर देना, अप्रोक्सीमेटली 1.95 है, ठीक है। सी पार्ट में क्या हो रहा होगा फिर, कितने ml NaOH ऐड हुआ, 49 ml NaOH। फिर से रिएक्शन करवानी है हमें, तो 49 ml, तो HCl + NaOH gives you NaCl + H2O। अब बेटा ये कितना था, 5 मिलीमोल ना, मैं सीधे लिख रहा हूं, ये 4.9 मिलीमोल हो गया ना, 49 × 9। अब ये खत्म होगा, ये कितना बचेगा, 0.1 मिलीमोल। NaCl 4.9 मिलीमोल बचेगा, इससे कोई मतलब तो है नहीं, ठीक। तो कंटेनर में अब क्या प्रेजेंट है, 0.1 मिलीमोल डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना हो गया, 99 ml। तो मैं अप्रोक्सीमेटली उसको 0.1/100 बोल सकता हूँ, 10⁻³ कैपिटल MSCl है। तो पीएच कितनी आ गई, 3, यहाँ पे 3 आ गई पीएच 49 ml, है ना। फिर अगला केस दिया है 49.9 ml का अपन ने, डी पार्ट है 49.9 ml NaOH। तो बेटा इसमें क्या हो जाएगा फिर, है ना, हाँ, तो HCl + NaOH gives you NaCl + H2O। ये 5 मिलीमोल है, तो कितना हो गया, 49.9 × 0.1, 4.99, ये खत्म होगा, ये 0.01, इससे मतलब ही नहीं, छोड़ो। कंटेनर में अब HCl कितना प्रेजेंट है, 0.01 डिवाइड बाई 99.9 ml, 100 ही मान ले नीचे, तो 0.01/100 यानी 10⁻⁻4 कैपिटल है, यानी पीएच कितना हो गया, 4। और 50 ml में 50 ml NaOH, तो बेटा इसमें क्या होगा, फिर से एसिड बेस की तो रिएक्शन करवानी ही करवानी है बिना कुछ दिमाग लगाए, है ना, NaCl + H2O, ठीक है। तो ये बन जाएगा 5 मिलीमोल NaCl। तो कंटेनर में अब NaCl प्रेजेंट है केवल, ये कितनी बोल देंगे, 7, है ना, 5/100 कैपिटल M, वॉल्यूम 100 हो चुका है। तो पीएच कितनी आ गई इसकी, 7, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग का सॉल्ट। बच्चों यही इक्विवेलेंस पॉइंट भी है, 50 ml वाला नहीं, ये इक्विवेलेंस पॉइंट भी है, जहां पे दोनों खत्म हो जा रहे हैं, एसिड बेस खत्म हो रहा है, तो ये आपका यहाँ पर इक्विवेलेंस पॉइंट भी है ये, ठीक है ना। और लास्ट वाला एफ पार्ट, 50.1 ml NaOH, तो HCl + NaOH जब मिलाएंगे बनेगा NaCl + H2O। ये 5 मिलीमोल है, ये 50.1
5.01 हो जाएगा, 5.01 मिलीमोल हो गया, ये 5 मिलीमोल हो गया, ये खत्म होगा 0.01 मिलीमोल। तो कंटेनर में अब क्या प्रेजेंट है, NaOH 0.01 डिवाइड टोटल वॉल्यूम 100.1, अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻4 कैपिटल। तो बेटा POH निकलेगा ना इसमें, तो 4, तो पीएच कितना आ जाएगा 10, ठीक है, पीएच 10 आ जाएगा। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, अगर हम नोटिस करते हैं ग्राफ बनाते हैं हम लोग उसमें, है ना, एक तरफ लिखते हैं पीएच और दूसरी तरफ वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड। एक तरफ लिखा आता है पीएच और दूसरी तरफ लिखा आता है वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड। कितना वॉल्यूम NaOH का ऐड हुआ एट डिफरेंट pH and volume of NaOH added। ठीक है, इसमें ग्राफ ट्रेस किया जाता है। अब बेटा क्या होता है ग्राफ में, जो वॉल्यूम है, यहाँ वॉल्यूम ले रहे हैं, तो हम लोग वॉल्यूम में से कितना मिला रहे हैं, 0 ml से 50 ml तक ले गए, उसको हम डिवाइड कर देते हैं 50 ml में। तो यहाँ पे 0 ml है, ये 10 ml हुआ, ये मान लेते हैं 20 है, दिस वन इज 30, 40 और ये 50 ml। और पीएच को देखते हैं जरा, पीएच कहां से कहां तक जा रही है, स्टार्टिंग हुई है 1 से और 10 तक ले जाना है, तो उसको डिवाइड कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक ले जा रहे हैं पीएच को, ठीक है ना। तो अब हम ग्राफ देखते हैं किस तरह से ये ग्राफ बना है, किस तरह से हो रहा है पीएच चेंज हो रहा है विद चेंज इन विद एडिशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ NaOH। तो एक बार इसको ग्राफ को थोड़ा देख लेना, फिर आप नोट कर लेना, एक बार यही चीज समझनी है मेनली। देखो होता क्या है कि सब बिल्कुल स्टार्टिंग में जब NaOH नहीं मिलाया गया तो पीएच कितनी है 1, ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है, फिर तुमने 40 ml तक NaOH मिला दो, यहां पहुंच गए हो आप, और पीएच कितनी हुई 1 से 2, यानी कि ये 1 से 2 मतलब ऑलमोस्ट वैसे का वैसा ही ग्राफ है, ऑलमोस्ट ये बहुत ही धीरे धीरे पीएच इसमें बढ़ रही है, ना के बराबर, ठीक है, ठीक। फिर 49 ml पे पहुंचे, पीएच कितना हुआ 3, तो मतलब जस्ट इधर की तरफ पीएच कितना हो गया 3, तो थोड़ा सा यहाँ पे मतलब मूवमेंट होना शुरू हुआ 49 ml पे जस्ट पहले। फिर 49.9 ml में पीएच 4, 50 पे 7 और 50.1 पे 10। तो यहाँ पे 10 और 4 से लेके मतलब इसका एक डॉट इधर एक डॉट इधर एक ड्रॉप इधर उधर मिला के ये पीएच जो है वो 4 से सीधे 10 की तरफ प्रोसीड कर रही है, स्ट्रेट बन जाता है ग्राफ। होता क्या है कि यहाँ पर इक्विवेलेंस पॉइंट के आसपास ग्राफ में एक सडन जंप आता है, उसके बाद फिर से धीरे धीरे बढ़ने लगेगा NaOH मिलाओगे तो जो इक्विवेलेंस पॉइंट है तुम्हारा, कितना इक्विवेलेंस पॉइंट था 7, ये इक्विवेलेंस पॉइंट था pH 7, ई पार्ट, ये था इक्विवेलेंस पॉइंट। और इक्विवेलेंस पॉइंट पर आपका पीएच में सडन जंप आता है। अब जो भी इंडिकेटर वो चॉइस करना पड़ता है जिसकी रेंज इस जंप के अंदर आ जाए। होता क्या है, जैसे मान लो मैं लेता हूं इंडिकेटर फिनोप्थलीन, स्टार्टिंग की रेंज क्या है 8 से लेकर 10 तक, 8 से 10, तो मान लेते हैं फिनोप्थलीन की रेंज है 8 से लेकर यहां से स्टार्ट हो रहा है यहां तक करीब 8 से 10, ये रेंज है फिनोप्थलीन की, ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूं फिनोप्थलीन की। अब होता क्या है कि तुम विजुलाइज करो कि अगर मैंने 49.9 ml NaOH मिलाया, 49.9 ml, तो पीएच कितनी है 4, तो हम यहाँ कहीं पर है 49.9 ml पे पीएच 4 है, यहाँ पर है। यहाँ पर कौन सा कलर नजर आएगा मुझे, फिनोप्थलीन का कलरलेस सॉल्यूशन है। एक ड्रॉप 2 ड्रॉप ऐड करते ही सडनली पीएच जो है वो 4 से सीधे शूट कर जाएगी 11 तक या 10 तक, तो इसकी रेंज क्रॉस हो जाती है।
एक या दो ड्रॉप के अंदर ये पूरी रेंज क्रॉस हो गई, और अगर रेंज क्रॉस हो गई तो सडनली मुझे कलर कौन सा नजर आने लगेगा, पिंक। तो मुझे इंडिकेटर का चॉइस ऐसा करना पड़ता है कि उसकी रेंज इस जंप के अंदर आ जाए, ठीक है, जो भी इंडिकेटर है। तो फिनोल्फ्थालीन हो गया, फिनॉल रेड देखो तो 6 से 8 के आसपास है, लिटमस 5 से 7 है, वो भी इसके अंदर आ जाएगा, है ना। मिथाइल ऑरेंज और मिथाइल रेड 3 से लेकर 5 या 3 से 7 तक ऐसा कुछ है, तो वो भी इसके अंदर आ जाती है। तो सारे इंडिकेटर जो तुमने लिखे हैं वो सारे यूज हो सकते हैं इस केस के लिए। तो आप विजुलाइज करो थर्मल ब्लू का, उसकी रेंज है 1 से 3 के बीच, तो 1 से 3 के बीच यहां कहीं पर है, तो मैं यहां पर वो इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं पता लगा सकता ना। इंडिकेटर का काम क्या है, इंडिकेटर काम तो यही है ना कि इक्विवेलेंस पॉइंट बताए कि कब इक्विवेलेंस पॉइंट आया। तो थर्मल ब्लू कैन नॉट बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर फॉर इक्विवेलेंस पॉइंट। तो मैं कौन से इंडिकेटर यूज कर सकता हूं, जिनका जो रेंज है इंडिकेटर की वो इस जंप के अंदर ऑलमोस्ट आ जाए, काफी हद तक आ जाए। सबसे बेस्ट इंडिकेटर कौन सा हो सकता है, जिसका जो रेंज है वो इक्विवेलेंस पॉइंट के पीरियड्स के आसपास हो, क्योंकि इक्विवेलेंस पॉइंट पे ही जंप आता है। जितना क्लोज होगा इक्विवेलेंस पॉइंट पे रेंज उसकी, उतना अच्छा इंडिकेटर वो होता है, ठीक है। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है, मैं लिखवा दूंगा स्टेटमेंट्स, आप पहले इसको डायग्राम बना लो। करें इसमें, तो इसमें दो तीन पॉइंट में लिखवा देता हूं आपको, है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के टाइट्रेशन में पहला पॉइंट तो ये, ऑल इंडिकेटर्स कैन बी यूज्ड एक्सेप्ट थायोमिल ब्लू, जो अपने वहां पे चॉइसेस लिखे थे। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि जो इंडिकेटर की रेंज है वो जंप के अंदर आए तो बेहतर है, जितना जंप के अंदर आएगा उतना बेटर होगा हमारे लिए, ये दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, ठीक। तीसरा पॉइंट ये होता है कि नॉर्मली हमें क्या करना होता है, इक्विवेलेंस पॉइंट की पीएच +-3, ये जंप के आसपास की वैल्यू होती है। इक्विवेलेंस पॉइंट की पीएच ले लेंगे, जंप ले लेते हैं 3.5 करीब ऊपर और 3.5 नीचे, इसके बीच में इंडिकेटर की रेंज आनी चाहिए ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग के लिए। तो 3 पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो, नोट करके लिख लेना, नोट करके लिख लेना, नोट करके लिखो पहला पॉइंट, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड कॉमा स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड कॉमा स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन, strong acid strong base titration, all indicators can be used, all indicators can be used except thionyl blue, all indicators can be used except thionyl blue, except thionyl blue, all indicators can be used except thionyl blue. Second point, range of indicator should lie, range of indicator should lie
within sudden jump of titration curve. Range of indicator should lie within sudden jump of titration curve. Range of indicator should lie within sudden jump of titration curve. तो जंप आया है ना, उसी के अंदर वो रेंज आए तो बेहतर है. अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है जो लिखना इसमें, सडन जंप जो होता है ना, सडन जंप, वो हम अप्रोक्सीमेटली आइडिया लगाते हैं पी एच एट इक्विवेलेंस पॉइंट. पी एच एट इक्विवेलेंस पॉइंट लिख रहा हूं यहां पे, पी एच एट इक्विवेलेंस पॉइंट प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 3 है ना. जो सडन जंप होता है ना, इक्विवेलेंस पॉइंट की पिच निकाल लिया, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग में 7 ही आएगी, हमेशा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग में 7 ही आनी है. प्लस माइनस 3 तो यानी 7 का 10 ऊपर 10 तक गया, नीचे 4 के आसपास ऐसा, या 3.5 भी ले सकते हैं. अप्रोक्सीमेट वैल्यूज इतनी होती है. ठीक है, फिर हेडिंग डालना. अगला हेडिंग है टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस. अगर वीक एसिड होगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, टाइट्रेशन ऑफ weak acid with strong base. weak acid with strong base. तो उसमें क्या क्या चॉइसेस होंगे हमारे पास इंडिकेटर को लेके, और कैसे उसको सोचना है. तो बच्चों इसमें क्या होता है, वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, आप इक्विवेलेंस पॉइंट पे सोचना, इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या हो रहा होगा. तो एक मिनट थोड़ा इसको समझना यहां पर. तो टाइट्रेशन ऑफ क्या लिखा है, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. तो एट इक्विवेलेंस पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट पर मेरे पास क्या होगा. जैसे मान लो मैंने एसिटिक एसिड और NaOH मिलाया, एसिटिक एसिड और NaOH, तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होगा, सॉल्ट होगा, तो सॉल्ट ही. और सॉल्ट किसका होगा, CH3 COO Na का. मैं एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ, ये सॉल्ट प्रेजेंट होगा. अब ये सॉल्ट क्या है, सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड का. तो पीएच का फॉर्मूला 7 प्लस प्लस, तो पीएच का वैल्यू क्या आएगी, 7 से ज्यादा. 7 से ज्यादा आएगी, तो यानी कि मान लेते हैं करीब 8.5 9 के आसपास अप्रोक्सीमेट वैल्यू. तो 9 है ना, 9 वो इक्विवेलेंस पॉइंट आया. अब इस जो वीक होता है ना, पूरे कंपोनेंट वीक हो गया, तो जंप इतना बड़ा नहीं होता, इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग में जंप उतना बड़ा नहीं है. मैं डेटा एक्टिव भी दिखा सकता हूं आपको. तो जो जंप होता है वो प्लस माइनस 2 का लेते हैं. ऐसे मान लेते हैं सपोज इक्विवेलेंस पॉइंट की पीएच. अब क्योंकि क्वेश्चन में तो क्या होगा ना, इतना सब कैलकुलेशन थोड़ा देगा तुम्हें बताने के लिए. इक्विवेलेंस पॉइंट की पीएच मान लो 9 है, मान लो सपोज कर दिया कि भाई 9 है. तो जंप जो होगा प्लस माइनस 2 करते हैं इसमें, तो यानी कितना हो गया, 7 से 11. तो 7 से 11 वाले रेंज के इंडिकेटर हम यूज कर पाते हैं. तो 7 से 11 वाले कौन से आ गए, जो फिनॉल वाले हैं, फिनॉल रेड और फिनॉल्फथलीन, वो सुटेबल इंडिकेटर होंगे. मिथाइल ऑरेंज मिथाइल रेड तो यूज नहीं कर सकते इसमें, है ना. तो सपोज इक्विवेलेंस पॉइंट की पीएच 9 है, तो यहां पर जो हमारे पास जंप होगा, जंप होता है वो इक्विवेलेंस पॉइंट की पीएच प्लस माइनस 2 करते हैं. वीकर में प्लस माइनस 2 करते हैं, कम होता है जंप, इतना बड़ा जंप नहीं होता. तो ये 9 का कितना हो गया, 7 से 11. यानी सुटेबल इंडिकेटर जो होंगे, सुटेबल इंडिकेटर वो हो सकते हैं फिनॉल रेड एंड फिनोफ्थलीन. तो मिथाइल ऑरेंज और मिथाइल रेड, ये दोनों हम लोग बिल्कुल नहीं यूज करेंगे. लिटमस चल जाता है काम, लेकिन मेनली फिनोफ्थलीन और फिनॉल रेड सबसे सुटेबल इंडिकेटर होते हैं. वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, डोमिनेट कौन करेगा, बेस. पीएच हो गई 7 से ज्यादा इक्विवेलेंस पॉइंट पे, तो थोड़ा सा उसमें एवरेजिंग करके देख लेंगे, करीब +2 -2 करके, है ना. इसमें जो जंप होता है ना, वो +-3 कर लेते हैं, इसमें +-2 का सोचते हैं लगभग लगभग. डेटा मैं नहीं रखवा रहा हूँ, वैसे डेटा याद भी नहीं रहेंगे आपको, है ना. तो इतना ऐसे आप कर लेना, इस तरह सोच के उसको, है ना. कुछ पूछना तो पूछ सकते हो, क्योंकि मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखाया है, तो हो सकता है कंफ्यूजन अगर रह गया हो, है ना.
करेंगे। बेटा जो थर्ड केस है कितना, फिर उसमें टाइट्रेशन ऑफ, उस पर क्या ले लें, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो इक्विवेलेंस पॉइंट तो क्या हो रहा होगा, एट इक्विवेलेंस पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट दोनों खत्म होना है, तो बनेगा क्या, सॉल्ट, सॉल्ट होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का एग्जांपल देता हूं NH4Cl। ठीक है, तो ये सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, डोमिनेट करेगा एसिड, यानी पीएच क्या हो जाएगी 7 से कम। ठीक है, 7 से कम के आसपास होगी। तो मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट 7 से कम 6 या 5 कुछ भी मान लो, सपोज pH एट इक्विवेलेंस पॉइंट मान लेते हैं 5 है ना, या 6, 5.5, 6 ऐसी कुछ वैल्यू होगी जो भी होगी। तो 5 है, तो फिर जंप कहां से कहां तक हो रहा है, जंप हो रहा है 5 +-1 पे, है ना, यानी कहाँ +-2 पे, तो 7 ऊपर और नीचे 3, 3 से 7, तो 3 से 7 की रेंज के, मतलब ठीक उल्टा होगा, है ना। सुटेबल इंडिकेटर कौन कौन से होंगे, सुटेबल इंडिकेटर होते हैं मिथाइल ऑरेंज और मिथाइल रेड, है ना, इनको यूज कर सकते हो। ठीक है, और जो यूज नहीं करोगे वो फिनॉल रेड है और फिनोफ्थलीन है, ये दोनों यूज नहीं करते। ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग में सभी यूज कर लेते हैं एक्सेप्ट नॉर्मली ऐसा बस, तो 5 इंडिकेटर आपके सामने लिखे हैं, उसमें 2 स्ट्रॉन्ग वाले पार्ट स्ट्रॉन्ग बेस में, और मिथाइल वाले दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड वाले पार्ट। लिटमस यूज कर लेते हैं हर जगह पे, मैंने नॉर्मली क्या है ना, लिटमस में तो कोई पूछेगा नहीं आपसे, नॉर्मली इन 4 में कंपेयर करते हैं कौन सा यूज है। लिटमस बीच में आता है करीब 5 से 7 के बीच में, तो कई बार दोनों जगह पे यूज होता है, ऐसा करके है। सुटेबल इंडिकेटर यही दोनों 4 में से काउंटिंग करते हैं। एक बच गया और कौन सा, वीक वीक वाला, तो लिखते हैं टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। Titration of weak acid and weak base। अब ये आप लोगों को थोड़ा ठीक लगेगा, है ना, समझने में उससे कंपैरेटिवली। नो सुटेबल इंडिकेटर, है ना, चलो ठीक है, नो सुटेबल इंडिकेटर एज नो सडन जंप। इसमें जो जंप होता है बहुत ही मामूली होता है, तो रेंज क्रॉस ही नहीं हो पाता। मतलब अगर मैं ग्राफ बनाता हूं पीएच और वॉल्यूम ऑफ NaOH, तो ये जो जंप है ये मतलब ऑलमोस्ट ये लीनियरली बढ़ता, मतलब ऐसे इस तरह से बढ़ता है, तो कोई जंप बहुत बड़ा नहीं आता कि हम प्रेडिक्ट कर पाए कि कौन सा इंडिकेटर यूज हो सकता है। अच्छा, इसमें थोड़ा चीज ध्यान देना, जैसे मान लो सेकंड वाला जो केस था ना, उसमें मैंने क्या लिया था, टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड ना, तो इसका पहले वाला तो था वो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यहाँ पे मैं अगर पीएच लेता हूँ वॉल्यूम ऑफ NaOH, तो सेकंड केस का बता रहा हूँ मैं, तो ये वीक एसिड है ना, तो पहले तो ग्राफ धीरे धीरे बढ़ेगा, बेस मिला रहा हूँ, और फिर वो जंप मारेगा, छोटा जंप होता है,
लेकिन जंप रहेगा और फिर इस तरह से होगा नहीं। एनएच में ला रहा हूं, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, सेकंड केस। ठीक, वीक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में कैसा ग्राफ बनेगा? तो ये पीएच है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ HCl, तो क्या होगा कंटेनर में, क्या प्रेजेंट है, वीक बेस, तो पीएच क्या होगी 60 से ज्यादा। तो सर ग्राफ जो है पहले धीरे धीरे घटेगा, फिर एक थोड़ा जंप आएगा और फिर इस तरह से ये ग्राफ बनेगा इसका, नहीं। तो ध्यान देना कि मैं एसिड मिलाऊंगा, अगर एसिड मिलाऊंगा तो ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ आएगा क्योंकि बेस है, पीएच घटनी चाहिए। और अगर एनएच मिलाओगे तो ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। ये मैं थर्ड वाले के बता रहा हूँ इसके लिए है, और ये सेकंड के लिए एक हल्का सा आइडिया रखना है ना कि ग्राफ का शेप कैसा होगा, है ना, ऑलमोस्ट। ठीक है, हाँ, पीएच और वॉल्यूम ऑफ बेस लिख देता हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ वीक बेस लिख देता हूँ, एनएच नहीं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वीक बेस होगा। लिखा आपने यहाँ तक का? ये लेफ्ट हैंड साइड रब कर दूं? नहीं, तो राइट हैंड साइड कर दूं ना रब? ग्राफ ना रब करूं? चलो। टाइट्रेशन ऑफ H2CO3 विद NaOH, क्या लगता है इसका ग्राफ कैसा बनना चाहिए? H2CO3 विद NaOH, तो दो इक्विवेलेंस पॉइंट है, दो जंप आएंगे इसमें, नहीं। तो ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है, तो अगर मैं पीएच देखूं यहाँ पर, पीएच और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ NaOH, वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड, तो यहां से कहीं H2CO3 पहले स्टार्टिंग में रहा होगा, धीरे धीरे ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ेगा, है ना, फिर पहला इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा, वहां एक जंप होगा, बहुत बड़ा जंप नहीं होते हैं इसमें, फिर थोड़ा सा कुछ समय बाद एक और जंप आएगा ग्राफ में, इस तरह से कुछ होगा, है ना। दिस इज फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट, दिस इज सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट, फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट, सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट। ओके, अच्छा बता सकते हो फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पे पीएच का फॉर्मूला क्या होगा? फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पे पीएच का फॉर्मूला pK1 प्लस pK2/2, है ना, क्योंकि फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट में मेरे पास क्या प्रेजेंट होगा यहाँ पे, NaHCO3 केवल, और इसका फॉर्मूला आपको याद ही है, pH इक्वल टू pKa1 प्लस pKa2/2, है ना, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। और सेकंड वाले इक्विवेलेंस पॉइंट में क्या प्रेजेंट होगा, Na2CO3, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, तो पीएच का फॉर्मूला 7 प्लस प्लस, तो पीएच इक्वल टू 7 प्लस हाफ ऑफ pKa, कौन सा के, 2, लास्ट वाला, प्लस हाफ लॉग C, है ना, ये फॉर्मूला यूज होगा। और अगर इस पॉइंट पे फोकस करें, इस पॉइंट पर, यहाँ पे पीएच का फॉर्मूला क्या यूज होगा? यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, केवल H2CO3, तो H2CO3 है, ये हो गया आपका वीक एसिड, तो पीएच का फॉर्मूला हाफ ऑफ pKa1 माइनस लॉग C, ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है।
अगर H3PO4 और NaOH का ग्राफ होता, कितने जंप आते हैं? 3, है ना। यहां पे होता है वॉल्यूम ऑफ NaOH, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट होगा ग्राफ, बफर जो होगा वो यहां पर होगा बीच में, है ना। ये सारा बफर है पूरा, ये पूरा बफर का केस है, ये सारा बफर वाला है। नहीं, उसमें तो क्या होता है, कॉम्बिनेशन है H2CO3 और NaHCO3 का, तो K1 यूज करते हैं। और कॉम्बिनेशन है HCO3 माइनस और कार्बोनेट आयन का, तो K2 यूज करते हैं बफर में। ऐसा कुछ ना। तो ये फर्स्ट इक्विवेलेंट, सेकेंड और थर्ड, दिस इज फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट, दिस इज सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट, दिस वन इज थर्ड इक्विवेलेंस पॉइंट। ओके, फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट में क्या प्रेजेंट होगा? NaH2PO4। सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट पे Na2HPO4 और थर्ड इक्विवेलेंस पॉइंट पे Na3PO4। अब फॉर्मूले पता ही है आपको। इस पहले वाले में क्या होगा? pKa1 प्लस pKa2/2, और सेकंड में pKa2 प्लस pKa3/2, और थर्ड में 7 प्लस हाफ ऑफ pKa3 प्लस हाफ लॉग C। और यहाँ पर अगर देखा जाए इस पॉइंट पर, तो हाफ ऑफ pKa1 माइनस लॉग C, है ना। बस ठीक है, फॉर्मूले याद ही है आप लोगों को। तो पूरी तैयारी कर रखी है तुम लोगों ने पेपर के लिए, है ना। सारे फॉर्मूले हमने रट डाले हैं तुम लोगों ने। चलो, सही है। सब एसडीए का माल है, नहीं सीबीटी। हाँ, उन्होंने कहा ही कर देंगे, बोला तो था। क्या देंगे, बोला है, कोई आया इन्फॉर्मेशन नहीं आई क्या अभी तक? कब आता है वो इन्फॉर्मेशन? कल? इस बार तक नहीं आया है, अरेंज ही कर रहे होंगे वो, है ना। इतना क्यों परेशान हो रहा है, उसमें क्या फर्क पड़ेगा, उससे करेगा उससे करेगा, ऐसा हो रहा है। इतना टाइम का फर्क पड़ जाता है क्या? और पहले बच्चे उल्टा बोलते थे कि नहीं हम तो वही ओएमआर में करेंगे, उसमें नहीं करनी है, सीबीटी है। आज वाली बात है। पहले तो ये नया नया आया था ना, जब था तो कहते थे कि नहीं वही ठीक है, तो पेपर में आधा सही रहता है, रफा कर लेते हैं, उसमें स्क्रीन में आज स्ट्रेन हो आता है वगैरह वगैरह। पड़ गई है। लिखा सबने यहाँ तक का? इसमें लिखो बेटा, 2 पॉइंट और रह गए खाली। इसमें एक हेडिंग डालना, डबल टाइट्रेशन। डबल टाइट्रेशन, डबल टाइट्रेशन, है ना। डबल टाइट्रेशन एक हेडिंग डाल देना। डबल टाइट्रेशन रखो राइट हैंड साइड ना। खत्म बस, अब आखिरी कुछ कुछ चीजें हैं, बोलो कुछ खास। देखो यहाँ पर सुना ध्यान से, डबल टाइट्रेशन में क्या होता है, ये पहले क्वेश्चन अगेन थोड़ा आईटी में आता था, जब थोड़ा थियोरेटिकल पेपर बनता था, और थोड़े मतलब टाइम ज्यादा टेकिंग था ये। तो उसमें क्या होता है, 2 इंडिकेटर एक ही सॉल्यूशन में प्लेस कर दिए जाते हैं, एक मिथाइल ऑरेंज और एक फिनोल्फथलीन। ये सबसे कॉमन इंडिकेटर है, इनको यूज करता था। तो डबल टाइट्रेशन, बस 1-2 पॉइंट याद रखना, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आया, वैसे तो बहुत मुश्किल है क्योंकि टाइम बहुत लगता है इसको करने में। तो क्या होता है, कंटेनर में कुछ बेसिस प्रेजेंट होंगे, NaOH
और नॉर्मली मैक्सिमम टाइम Na2CO3 का कॉम्बिनेशन मिलता है, इनका कॉम्बिनेशन जनरली यूज किया जाता था, है ना। और बाहर यहाँ पे दो इंडिकेटर प्लेस कर देते थे, एक मिथाइल ऑरेंज और एक फिनोल्फथलीन। ठीक है, दो इंडिकेटर यूज करते थे, एक होता था फिनोल्फथलीन, फिनोल्फथलीन, और एक होता था मिथाइल ऑरेंज। दो इंडिकेटर यहाँ प्लेस कर दिया थे, और ड्रॉप बाय ड्रॉप बाहर से HCl का एडिशन करते थे। ठीक, HCl का एडिशन। तो HCl सबसे पहले रिएक्शन किससे करने वाला है? NaOH से, स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन करेगा। तो भाई होता क्या है, सबसे पहले फर्स्ट HCl रिएक्ट्स विद NaOH। तो फर्स्ट HCl रिएक्ट्स विद NaOH, तो पहले हमें NaOH से रिएक्शन करवानी होती है। तो ठीक है, NaOH और HCl से रिएक्शन हो गई, क्या बन गया? NaCl और H2। ठीक, यहां तक हम पहुंचाते थे। फिर क्या होता है कि अगर हम HCl को फर्दर ऐड करें तो Na2CO3 रिएक्शन करेगा। ठीक है, देन ऑन फर्दर एडिशन ऑफ HCl, फर्दर एडिशन ऑफ HCl, अब क्या होगा, जो Na2CO3 है ना, वो स्टेप बाय स्टेप HCl से रिएक्शन करेगा। ये क्या है कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड का सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को उसके सॉल्ट से अलग करता है। ये क्या बन जाएगा? NaHCO3 और NaCl। ठीक है ना। तो होता क्या है कि पहले तो भाई पूरा NaOH की रिएक्शन करवा दी जाती थी, फिर Na2CO3 NaHCO3 में कन्वर्ट होता था। जैसे ही NaHCO3 में कन्वर्ट होगा ना, ये इसका जो पीएच का नोटिस करोगे तो ये क्या हो गया, इसका पीएच कैसे निकालेंगे? pK1 प्लस pK2/2, और K1 K2 निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आती है, तो तुम देखो एसिड ऐड कर रहे हो, तो इसका पीएच करीब 8 के आसपास आता है। K1 होता है -7 का H2CO3 का, K2 करीब करीब होता है -11 -12 का। तो -7 -12 अगर लोगे तो करीब करीब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 8 के आसपास की कुछ आती है। तो यहाँ बस ये याद रखना होता है कि जैसे ही NaHCO3 बनेगा, यहीं पर ही फिनोल्फथलीन कलर चेंज करता है, फिनोल्फथलीन चेंजेस कलर। तो होता क्या है कि NaOH की पूरी रिएक्शन करवानी होती थी, Na2CO3 की आधी रिएक्शन करवा के जो कहता था कि भाई बताओ कैसे कितने मोल चाहिए होंगे, इस रिएक्शन को करवाने के लिए कितने मोल HCl के चाहिए होंगे, इनके मोल गिवन हुआ करते थे। तो पहले मैं इसके लिए निकालता था HCl के मोल कितने हैं, और इस हाफ रिएक्शन के लिए, आधा टाइट्रेशन के लिए कितने मोल HCl की जरूरत होगी, उनको हम लोग बोलते थे भाई इतने हमारा आंसर होगा। ठीक है। अच्छा, तो जब भी बोले फिनोल्फथलीन चेंजेस कलर, वहां तक कितने मोल HCl चाहिए, तो मुझे ये रिएक्शन करवानी है पूरी, और इसको आधा करवा के छोड़ देना है। ठीक। अच्छा, अगर बोलता है कि मिथाइल ऑरेंज चेंजेस कलर, तो मिथाइल ऑरेंज की रेंज क्या होती है? करीब 4 के आसपास, 3 से 5 की रेंज होती है मिथाइल ऑरेंज की। तो क्या होता है कि जो थर्ड स्टेप है, तो फॉर मिथाइल ऑरेंज कलर चेंज, अगर तुमसे कहा जाए मिथाइल ऑरेंज का भी कलर चेंज देखना है, तो फिर मैं थर्ड रिएक्शन तक करवाऊंगा। यानी क्या करूंगा, NaHCO3 जो बना उसकी फर्दर रिएक्शन HCl से करवा के इसमें कन्वर्ट कर दूंगा मैं उसको H2CO3 में, और NaCl बना दूंगा। तो यहां पर इस पॉइंट पे ये क्या हो गया, वीक एसिड, और वीक एसिड होगा तो पीएच क्या हो गई, करीब करीब आपकी 7 से कम यानी 5 के आसपास आती है, और इसी पॉइंट पर मिथाइल ऑरेंज चेंजेस कलर। तो अगर ये बोले कि मिथाइल ऑरेंज चेंजेस कलर, वहां तक बताओ कितना एसएल चाहिए होगा, तो पहले मुझे रिएक्शन पूरी करवानी है, तो इसको भी करवाना है, फिर उसको भी करवाना है, टोटल मुझे मोल एसएल को जोड़ के बताने पड़ते थे। और केवल बोले फिनोल्फथलीन तक कलर चेंज बताओ, वहां तक बताओ कितना सेल चाहिए, तो केवल ये रिएक्शन करवानी है, इसकी आधी रिएक्शन करवा के आंसर में देना पड़ता था। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होता था। तुम्हारी सीट में भी क्वेश्चन नहीं है ना, पहले आते थे वही जब सब्जेक्ट पेपर होता था, आजकल नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी बस इंफॉर्मेशन की तरह लिख लेना कि अगर आ जाए और आपको तुरंत स्ट्राइक कर गया वहां पर, है ना, और तो आप कर सकते हो वहां पे कि भाई ये स्टेप को पूरा करवाना है, इसको आधा करवा के आंसर लिख देना है वहां पे। ठीक है, डबल टाइट्रेशन बोलते हैं उसको। इंडिकेटर भी एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं।
हम लोग को लेट स्टार्ट हो रही है क्लास है ना, तो हम बीच में गैप भी लंबा दे दिया मैंने। आधे घंटे तक आराम से रेस्ट कर लो, पानी नहीं पी लो, है ना। अभी मैं आया 4:15 पे आया था, है ना, जानबूझ के आया तो तुम लोग इंडिकेटर का जो होमवर्क नहीं किया था तुम लोगों ने वो कर लो, वो चार्ट बना लो, है ना। तो हाँ, तो उसका एक्स्ट्रा टाइम भी दिया मैं 3-4 मिनट का आप लोग को, तो अब तो फिर करेंगे। ओके चलो करते हैं। हाँ खत्म हो गया। लिखो इसमें, तो एक क्वेश्चन लिखना बच्चों, इसमें पहले न्यूमेरिकल करते हैं। दशहरा है, क्या करना है तुम्हें? दशहरा है, रावण देखने जाना है क्या रावण को? जाने जाना है रावण को। ठीक है, उसमें क्या भी तो आपको होगा ना, 8 बजे 9 बजे तक रहता है, कौन सा? बम लगाने होंगे, बनाना होगा आपको, या तो है ना, तो ये भी तो बात है। लिखो क्वेश्चन लिखो चलो। ब्रोमोफिनॉल इज एन एसिड इंडिकेटर। लिख रहे हो? अच्छा लिख रहे, लिख लो लिख लो लिख लो। लिख रहे हैं बच्चे, लिख रहे हैं। नहीं नहीं बोल दूंगा। इसमें लिखो ब्रोमोफिनॉल, ब्रोमोफिनॉल is an acid indicator. Bromophenol is an acid indicator. Bromophenol is an acid indicator. Bromophenol is an acid indicator with Ka equal to 4 into 10 की power minus 5. With Ka equal to 4 into 10 की power minus 5. Full stop. I take now. Calculate percentage of indicator in its basic form. Calculate percentage of indicator in its basic form at pH equal to 5. Calculate percentage of indicator in its basic form at pH equal to 5. At pH equal to 5. pH equal to 5 पे कितना परसेंट इंडिकेटर बेसिक फॉर्म में होगा? ठीक है, देखो एक एक्सप्रेशन है इंडिकेटर का, pH equal to p के in plus log of in minus upon hin. तो HIN H प्लस एसिड इंडिकेटर है ना, तो इस तरह मान लेंगे इसको। ये इसका बेसिक फॉर्म है IN माइनस, और ये एसिडिक फॉर्म है। आपको पूछ रहा है कितना परसेंटेज इंडिकेटर बेसिक फॉर्म में होगा एट pH 5। तो pH का फॉर्मूला पता ही है आपको, क्या था? EKIN प्लस लॉग ऑफ IN माइनस डिवाइड बाई HIN, ऐसे कुछ। तो pH कितना बोल रहा है? 5। PKIN कितना हो गया? माइनस लॉग KIN कितना है? 4 10 की पावर माइनस 5, है ना, प्लस लॉग ऑफ IN माइनस अपॉन HIN, ऐसे कुछ। ये 5 माइनस लॉग 4 हुआ, तो ये करीब करीब ऐसा आ गया ना, log 4 इक्वल टू लॉग ऑफ IN माइनस अपॉन HIN। सही कर रहा हूं ना? 5 हट जाएगा, इधर आ जाएगा, तो 4:1 IN माइनस अपॉन HIN हो जाएगा 4:1, है ना। तो कितना परसेंट इंडिकेटर बेसिक फॉर्म में है? 80%। ठीक है, परसेंटेज ऑफ इंडिकेटर इन बेसिक फॉर्म इक्वल टू 80। तो अगर न्यूमेरिकल आएगा तो आप इस तरह सोचना है, इस तरह से करके फॉर्मूला लेके। तो परसेंटेज ऑफ इंडिकेटर इन बेसिक फॉर्म, तो IN माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 1 इंटू 100 इक्वल टू 80%, 80%। ठीक है,
बच्चों एक दो टर्म रह गए, बफर कैपेसिटी एक रह गया है, उसका एक तो स्टेटमेंट लिख लो बफर कैपेसिटी की है। हाँ बस ज्यादा बड़ा नहीं है, हाफ कोई मैक्सिमम होगा तो होगा, है ना, ज्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा बफर कैपेसिटी। आप करो राइट हैंड साइड, लिख रहा है कोई? बफर कैपेसिटी, बफर कैपेसिटी तो क्या होता है भाई, अगर मुझे बफर की स्ट्रेंथ कंपैरिजन करनी है, देखना ध्यान से, एक एक क्वेश्चन है ओवन में तो छोड़ रखा है बीच में। अगर मुझे स्ट्रेंथ कंपैरिजन करनी है बफर की, कौन सा अच्छा बफर है, दो सोल्यूशन है, एसिटिक एसिड और उसका सॉल्ट, और दूसरा है फॉर्मिक एसिड उसका सॉल्ट। ठीक, तो मुझे चेक करना है कौन सा इनमें से अच्छा बफर है, तो दो एसिटिक एसिड के ही बफर है, उनमें कंपेयर करना है। तो मैं क्या करूंगा, उसमें थोड़ा सा एसिड मिलाऊंगा और देख लूंगा किसमें पीएच में चेंज कम हो रहा है, इसमें पीएच में चेंज कम होगा वो अच्छा बफर है। बफर तो वही अच्छा है ना जो अपनी पीएच को चेंज होने से रजिस्ट करे। तो होता क्या है, मेरे पास बफर सॉल्यूशन है, मैं उसमें थोड़ा सा एसिड या बेस मिला के चेक कर लूंगा किसमें बफर में पीएच में चेंज कम हो रहा है, वो हमारा बफर अच्छा कहलाएगा। ठीक, तो होता क्या है, इसकी एक डेफिनेशन दी गई है कि कितना H प्लस या OH आयन ऐड किया जाए बफर सॉल्यूशन में ताकि उसकी पीएच चेंज 1 यूनिट से हो। 1 यूनिट से चेंज करने के लिए, किसी बफर सॉल्यूशन की पीएच 1 यूनिट से चेंज करने के लिए अमाउंट ऑफ H प्लस या OH आयन एडेड, कितने H प्लस या OH आयन के मोल्स ऐड करने पड़ेंगे ताकि उसकी पीएच को 1 यूनिट से चेंज करना पड़े। जिसमें ज्यादा H प्लस OH आयन ऐड करने पड़ेंगे वो अच्छा बफर होगा, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होता है। तो इसमें लिखो बफर कैपेसिटी का जो फॉर्मूला होता है, बफर कैपेसिटी, इसमें स्टेटमेंट लिख लो, मोल्स ऑफ आप लिख लो पहले तो, स्टेटमेंट लिख लो, मोल्स ऑफ H प्लस, मोल्स ऑफ H प्लस और OH माइनस आयन एडेड, moles of H plus or OH minus ion, H plus or OH minus ions added per liter of buffer, per liter of buffer solution, moles of H plus or OH minus ion added per liter of buffer solution, per liter of buffer solution to change its pH by 1 unit, to change its pH by 1 unit, to change its pH by 1 unit। अच्छा मैं एग्जांपल देता हूं, सपोज करो मैंने 20 मोल H प्लस के ऐड किए जिसकी वजह से उसकी पीएच में चेंज 0.3 यूनिट का हो गया, तो उसकी बफर कैपेसिटी क्या होगी? ऐसे कि अगर चलो मान लेते हैं इसका पीएच का चेंज 3 यूनिट का हो गया, तो 1 यूनिट में पीएच का चेंज करने के लिए कितने मोल चाहिए होंगे? 20/3, ऐसा कुछ है ना कॉन्सेप्ट। तो होता क्या है, बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला आता है कि जो H प्लस या OH के मोल्स ऐड किए 1 लीटर बफर में ऊपर, डिवाइड बाई चेंज इन पीएच, तो मोल्स ऑफ H प्लस और OH माइनस आयन एडेड पर लीटर ऑफ बफर, per liter of buffer upon change in pH value, change in pH, change in pH, ये बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है। मोल्स ऑफ H प्लस और OH माइनस आयन एडेड पर लीटर ऑफ बफर अपॉन चेंज इन पीएच। ठीक है, तो होता क्या है, फॉर मैक्सिमम बफर कैपेसिटी, सबसे अच्छा बफर कब बनता है? फॉर मैक्सिमम बफर कैपेसिटी जो एसिड की कंसंट्रेशन है ना वो कॉन्जुगेट बेस के बराबर हो, मतलब पीएच किसके बराबर हो जाए? पीके के, पीएच इक्वल टू किसके बराबर हो जाए? पीके ए के। वो सबसे अच्छा बफर होता है, वो सबसे अच्छे मतलब अपनी पीएच को चेंज होने से सबसे ज्यादा रेजिस्ट करेगा जब एसिड की कंसंट्रेशन कॉन्जुगेट बेस के बराबर हो, यानी मतलब जो सेकंड टर्म है ना प्लस लॉग ऑफ वो हट जाए, ऐसा कुछ है। और बेसिक बफर के लिए, और बेसिक बफर, हाँ तो बेसिक बफर के लिए क्या हो जाएगा? पीओएच इक्वल टू पीकेबी, पीओएच इक्वल टू पीकेबी। ठीक है,
अच्छा, बफर में अगर पानी मिलाया जाए क्या लगता है उसकी पीएच में चेंज होना चाहिए? उसका फॉर्मूला सोचो पहले क्या है, पीके प्लस लॉग ऑफ, पीएच का फॉर्मूला है पीके ए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। वॉल्यूम डबल क्या, कंसंट्रेशन आधी होगी दोनों की, रेशियो हट जाएगा, है ना, वो चेंज नहीं होता। अब इसमें स्टेटमेंट आता है ऐसा लिख के कि पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन डज नॉट चेंज विद एडिशन ऑफ विद डाइल्यूशन। तो आंसर है सही, है ना, करेक्ट है। लेकिन विद एक्सेस ऑफ वाटर बोल दे तब प्रॉब्लम आती है। जब बहुत सारा पानी मिला देंगे ना तो इसमें तो दिखाई नहीं पड़ेगा, तो रेशियो है। लेकिन क्या होता है, वीक एसिड जो है ना वो स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करने लगता है, तो फिर वहां पे पीएच में चेंजेस आने लगते हैं। तो अगर एक्सेस ऑफ वाटर लिखे तो फॉल्स स्टेटमेंट होगा। एक पॉइंट नोट करके लिख लेना इसी में, नेक्स्ट टाइम में। पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन, pH of buffer solution, pH of buffer solution does not change when limited amount of water is added. pH of buffer solution does not change when limited amount of water is added. When limited amount of water is added. Full stop. Next में लिखना, but with excessive dilution, but with excessive dilution, pH changes due to increase in degree of dissociation, due to increase in degree of dissociation of, due to increase in degree of dissociation of इसका वीक कंपोनेंट, लिख लो, वीक एसिड जो भी है, वीक एसिड या वीक बेस। ठीक है बच्चों, अगले पेज में लिखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अरे केवल 2-3 लाइनें लिख के छोड़ देंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ठीक है, हाँ स्टार्ट करने के लिए बोल रहे हो तो किसके लिए बोल रहे हो? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कुछ नहीं, 2 बस लाइन छोड़ते हैं, कुछ नहीं। हाँ ठीक है, स्टेटमेंट सुन लो क्या क्या है। ठीक है, स्टार्टिंग के कुछ स्टेटमेंट्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो बेटा, इसमें हम लोग सेल की बात करते हैं। 2 तरह के सेल होते हैं, एक होता है क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नाम क्या सजेस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एनर्जी या केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं। इसके अंदर हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है गैल्वेनिक सेल, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन, किसी रिएक्शन को करवा के आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो। तो हमारे नॉर्मल सेल बैटरी में यूज होता है, वो गैल्वेनिक सेल का कॉन्सेप्ट होता है। आप रिएक्शन करवाओगे, उससे करंट का फ्लो होने लगेगा। एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के होने से करंट का फ्लो, और रिएक्शन होनी चाहिए रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन वाली रिएक्शन होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल उल्टा होता है, उसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जो नहीं हो सकती थी, आप उसको जबरदस्ती करंट के फ्लो करवाने से उसका अकरेंस करवाते हो। ऐसे आपने पढ़ा है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है, 2 कॉपर रॉड को कॉपर सल्फेट में प्लेस कर देते हैं। अब एक बार बताओ, केवल कॉपर रॉड को कॉपर सल्फेट में प्लेस कर दिया जाए तो क्या उसकी इलेक्ट्रोलिसिस होने लगेगी क्या? नहीं, ऐसा तो है नहीं। कॉपर जो है एनोड से डिजोल्व हो कैथोड में जाकर चला जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो होता क्या है कि एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस कराया जाता है विद द कनेक्शन ऑफ एक्सटर्नल बैटरी। तो बैटरी का यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कोई रिएक्शन करवाते हो, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट होते हैं। गैल्वेनिक सेल के लिए टोटल क्लासेस 6 चाहिए होती है लगभग कंप्लीट करने में, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए 3 से 4 3 क्लासेस चाहिए होती है अप्रोक्सीमेटली। और एक तीसरा पार्ट होता है कंडक्टेंस, उसके लिए 3 और क्लासेस, तो कल 12 क्लास चाहिए होती है इसमें, इस चैप्टर को कंप्लीट करने का, केमिस्ट्री का। ठीक है, और उसके बाद फिर सरफेस है, 2-3 क्लास, 3-4 क्लास का वो भी रहता है, ये हमारा रहता है। ठीक है, उसके बाद फिर स्कोर चलेगा, रिवीजन क्लासेस जो भी होंगी, है ना। फिजिकल केमिस्ट्री तो यहीं तक है। तो मोस्ट प्रोबेबली अपन नवंबर के लास्ट तक हो जाना चाहिए, शायद डेट भी 15-20 नवंबर तक है, ऐसा कुछ है।
ठीक है, ऑर्गेनिक में 26 नवंबर। हाँ तो हमारा भी ऐसे ही कुछ 26-30 के आसपास कुछ होगा, जो भी है। ठीक है, चलो अगली क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। सीट में होमवर्क जो है ना, S1 में O1 में कितना बचा है? बहुत तो ज्यादा नहीं बचा है ना। S1 में इंडिकेटर है, कर लोगे पूरा ना? तो ठीक है, पूरा कर लो। अब कोई बचा तो है नहीं, O2 में सब में तीन चार क्वेश्चन बचे हुए हैं सब में, तो पूरी सीट कंप्लीट कर लो आईनी की, है ना। ठीक है, अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं, है ना। जाओ भाई, पढ़ाई करो, दशहरा देखो, रावण जलाओ, है ना। बाय टू